सो नेक्स्ट बहुत ही इजी लेवल जो है अब वो ये है कि हमने अब देखना है कि जो सिस्टम है वो कैसे बनता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि द कंबाइंड वर्किंग ऑफ मल्टी सेलुलर सिस्टम्स टू परफॉर्म द टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल। जब सिस्टम्स आपस में मिलकर कोई वर्किंग करते हैं तो उसको इंडिविजुअल कहते हैं। हमें बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, हम इसको जो है वो एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे ताकि हमारी एक्सप्लेनेशन जो है उसका बिला वजह का टाइम बच जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज कर लेते हैं, रनिंग। जी जरा आप एक दफा बोलते जाएं कि रनिंग में कौन कौन से सिस्टम्स जो हैं वो वर्किंग करेंगे। जी सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे स्केलेटल सिस्टम। जी इसके बाद मजीद कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। ओके नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम आपको जो है वो पैगाम दे रहा है कि कितनी स्पीड पे किस डायरेक्शन में भागना है। जी और सर्कुलेटरी। वेल डन, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आपका साथ दे रहा है ताकि आप आपका जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल रहे, वो प्रॉपर रहे और आप सही तरीके से भाग सकें। और रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई बेटा, आवाज गूंज रही है आपकी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही कह रहे हैं आप। जी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पकड़ना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। जी बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नहीं वो तो नर्वस सिस्टम तो हो गया ना, नर्वस सिस्टम तो हो गया। मेटाबॉलिज्म। जी अब मैं आखिरी, मैं पहला भी मैंने लिखा था और आखिरी भी मैं लिख देता हूँ मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि आप स्केलेटन के को बगैर मसल्स के मूव नहीं कर सकते, तो मस्कुलर सिस्टम भी इसमें आएगा। अब देखिए ये रनिंग की एक्टिविटी किसकी है, अब आइए बात के ऊपर। तो ये जो रनिंग की एक्टिविटी है ये किसकी है? रनिंग की एक्टिविटी इज एक्चुअली इन्वॉल्व ऑफ द एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल ये एक्टिविटी करता है और उस इंडिविजुअल की इस एक्टिविटी में जितने सिस्टम को साथ देना होता है वो सिस्टम्स जो हैं वो इसका साथ देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक फंक्शन को, इंडिविजुअल के एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब डिफरेंट सिस्टम कंबाइंड वर्किंग करते हैं तभी उस इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और बात कर लेते हैं हम, और वो है हाँ राइटिंग। राइटिंग में आप क्या क्या शामिल करते हैं? आपका मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद इसके आपका जो है वो स्केलेटल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद आपका जी नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद साथ साथ आपका बस इसमें ये 3 सिस्टम भी इन्वॉल्व। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम है जो आपके आईज के जरिए आपके ब्रेन तक पैगाम लेकर जा रहा है कि तुम्हारा पेज यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, और आपका ब्रेन जो है वो आपके मसल्स में लेकर आ रहा है ये पैगाम कि आपने अब पेंसिल को इस तरह मूव करना है तो आप राइट करते हैं। तो राइटिंग एक एग्जांपल है। चले एक बहुत ही मजे की एग्जांपल लेते हैं और वो है ड्रिंकिंग द टी। अब टी ड्रिंकिंग में आप सबसे पहले क्या करते हैं? मैं इसमें और कुछ नहीं लिखूंगा, बहुत ही मजे का आपको फिनोमेना बताता हूँ। सबसे पहले आपके सामने कप पड़ा हुआ है, आप सबसे पहले जाते हैं और उस कप को साइड से टच करते हैं। हाँ मेरे पास कप पड़ा हुआ, हाँ ये पड़ा हुआ, ठीक है। अब ये मेरे पास कप पड़ा हुआ है, मैं इसको सबसे पहले साइड से टच करता हूँ, मेरे थर्मो रिसेप्टर मुझे बताते हैं कि कप में कप की तपिश कितनी है। इससे मेरा ब्रेन क्या अंदाजा लगाता है? इससे मेरा ब्रेन अंदाजा ये लगाता है कि इसके अंदर मौजूद चाय अंदाजन कितनी गर्म होगी। ठीक है, लेकिन ये अंदाजा गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो चाय अभी अभी कप में डाली गई हो और वो कप इतना गर्म ही ना हुआ हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाय का कप जो है वो मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ है, मैं जो है वो अपना हाथ अपने ब्रेन के जरिए स्केलेटल सिस्टम को यूज करते हुए, मस्कुलर सिस्टम को यूज करते हुए अपना हाथ इधर लाता हूँ और इस हाथ की जो है वो उंगलियां सीधी भी नहीं, इसकी कुंडी बनाता हूँ। ये कुंडी भी मुझे बनाने का जो है वो कौन मैसेज दे रहा है? ब्रेन। कि अब ये जो हुक है ये तुम ऐसे नहीं पकड़ सकते कि ऐसे सीधी फिंगर जो है इस तरह, ये कप की डायरेक्शन खराब हो जाएगी अगर तुम इसको सीधी फिंगर रखोगे। तो ज्यादा प्रॉपर तरीका क्या है कि अपनी फिंगर लेकर जाओ और इसके इर्द गिर्द ऐसे करके लपेट लो। अब ये आप थिंकिंग नहीं करते, लेकिन ये ब्रेन मुस्तकिल आपको एक, यहाँ पर आपके हाथ में बिजलियां दौड़ रही होती हैं जिस वक्त आप सिर्फ एक चाय पी रहे होते हैं। जरा गौर करें। उसके बाद जनाब आप इधर आए, आपने जनाब ऐसे कुंडी बनाई और कप को टेबल पे से उठा लिया।
अब आपकी आईज जो है वो एक और अंदाजा करती है कि अगर तो चाय के कप में से धुआं निकल रहा है लेकिन कप गर्म नहीं है, इसका मतलब है चाय अभी अभी डली है। धुआं निकल रहा है इसका मतलब है गर्म है। अब जनाब आपका ब्रेन शुरू करता है, ये आपका कप है, आप आहिस्ता 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 अपने मुंह के करीब लेकर जाते हैं, और जैसे ही आप मुंह के करीब लेकर जाते हैं आपके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल उस डायरेक्शन में आ जाते हैं जिस डायरेक्शन में आपने उनको कप के इस पॉइंट से टच करना है। बिल्कुल ऐसे करके आपके होंठ जो है वो बनना शुरू होते। आप हर वक्त ऐसे नहीं बैठे, चाय का कप अगर आपने ऐसे रखा है ना तो आप अपने होंठ उस तरह तैयार नहीं करके बैठे हुए तो ऐसे करके जैसे आपने होंठों को कप से लगाना है, नहीं, आप जो है वो फिलहाल इजी बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही कप इधर आता है ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपके हाथ के साथ साथ आपके होंठों को भी बताता है कि कब करीब आ रहा है, तो अब उस डायरेक्शन, वो होंठ उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। अब आप पहला सिप हल्का सा लेते हैं, वाई? क्योंकि आपको खतरा है कि जो चाय का मैंने अंदाजा लगाया है शायद वो उससे ज्यादा गर्म। हल्का सा सिप लेते हैं और अंदाजा करते हैं, आपके माउथ के थर्मो रिसेप्टर्स अंदाजा करते हैं कि भाई चाय गर्म है कि ठंडी है। उसके बाद फिर वो अंदर उंडेल दी जाती है। अब क्या यूज हुआ? टोटल 3 सिस्टम यूज हुए हैं इसमें। नर्वस सिस्टम जिसने आपको बताया कि हाथ कैसे लेकर जाना है, गर्म कितना है, आईज के जरिए आप चाय को देख रहे हैं, ये तीनों चीजें नर्वस सिस्टम में आएंगी, ठीक है। नंबर 2 स्केलेटल सिस्टम जिसके जरिए आपने हाथ को आपने जॉइंट्स पर मूव किया, और मस्कुलर सिस्टम जो आपके स्केलेटन को मूव करता है। ये सारा कुछ जो है ये 3 सिस्टम यूज हुए हैं, लेकिन हुआ क्या कुछ है ये आपने नोट भी नहीं किया, ठीक है। तो इंडिविजुअल की एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पूरा सिस्टम हरकत में आता है, तो फिर जाकर वो एक्टिविटी परफॉर्म होती है। कुछ भी कर लें, आप कंप्यूटर देख लें, आप क्लास इस वक्त सुन रहे हैं, अब क्लास जो है वो सुनते हुए अगर आपके सामने मोबाइल भी है तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है ये आपके पास मोबाइल है, आप इसमें 2-3 चीजें देख रहे हैं। नंबर 1, आप आईज के जरिए स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके ये सेंसर्स काम नहीं कर रहे बल्कि आपको मेरी आवाज भी आ रही है, तो इसका मतलब है आप कान से भी सुन रहे हैं, दोनों नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं। लेकिन स्टिल जो बात है करने वाली वो क्या है कि आपका ब्रेन 2 जगहों से पैगाम ले रहा है, तो वो मैसेज आपके जहन में बन रहा है, वरना ना बने। तो आप टोटल मोबाइल पे क्लास लेते हुए फर्स्ट करें आप राइटिंग नहीं कर रहे, ठीक है, और आपने बिस्तर पे जो है वो मोबाइल सेट करके रखा हुआ, तो बिस्तर पे मोबाइल सेट करके रखा हुआ है, आप हिल भी नहीं रहे, इसका मतलब है कोई और सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा एक्टिवली। हार्ट बीट चल रही है, सांस चल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो इस पर्पज के लिए खास जो सिस्टम काम कर रहे हैं वो कौन से हैं? वो सिर्फ इस वक्त आपका ब्रेन काम कर रहा है, सिर्फ नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जिसमें एक आई रिसेप्टर है और एक ईयर रिसेप्टर है। अगर आप लिखना शुरू कर देते हैं तो इधर से स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम भी काम करना शुरू करते हैं। तो हर एक्टिविटी के लिए सेपरेट सिस्टम जब कंबाइंड वर्किंग करते हैं देन इट वुड बी कॉल्ड एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो वो चाहे रनिंग हो जाए, चाहे वो डाइजेशन हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो जब तक नहीं होगा, 2-3 सिस्टम्स मिलकर वर्किंग नहीं करेंगे, इट वुड नेवर बी कॉल्ड एन इंडिविजुअल। आप देख लीजिए, जब भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब मसल साथ छोड़ दें या स्केलेटन साथ छोड़ दे तो फिर आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किसी की खुदा न खासा बोन फ्रैक्चर होती है, वो भाग नहीं सकता क्योंकि उसका स्केलेटल सिस्टम अपनी जगह से डिस्ट्रॉय हो गया, अपनी जगह से कट हो गया। अब उसका मस्कुलर सिस्टम भी साथ नहीं दे रहा, क्यों? एक सिस्टम ने किसी स्पेसिफिक जगह से साथ देना छोड़ दिया, लिहाजा वो जो एक्टिविटी है, पर्टिकुलर एक्टिविटी है, वो परफॉर्म ही नहीं हो रही। समझ आ रही बात? इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए उसमें इन्वॉल्व कोई एक सिस्टम भी खराब हो जाता है तो आप वो एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो ये है इंडिविजुअल की जो हैसियत है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लेवल। अब आइए बच्चे, यहां तक तो हम बात कर रहे थे, ये जो हमने बात की ना इस पॉइंट तक, यहां जो हम बात कर रहे थे दैट वाज इन्वॉल्व विद अ सिंगल इंडिविजुअल। यहां तक जो बात हुई है वो सिंगल इंडिविजुअल की बात हुई है, ठीक है, कि सिंगल इंडिविजुअल कैसे बनता है। इसके बाद सिंगल इंडिविजुअल, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है, इसके बाद जब आप बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो अब अगला जो स्टेप आता है वो क्या है, उसमें आप मल्टीपल इंडिविजुअल शामिल करते हैं। कैसे? एक पॉपुलेशन में कितने लोग चाहिए होते हैं आपको? एक से ज्यादा चाहिए होते हैं ना। तो पॉपुलेशन कब बनती है? पॉपुलेशन तब बनती है जब एक जगह पर एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स इकट्ठे होते हैं, तो पॉपुलेशन बनती है। अब आपकी बुक में यहां पर लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? जरा मुझे बताइएगा कि पॉपुलेशन हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों है?
सर क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होती हैं जी, डिफरेंट वो अपना मल्टीपल इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन इसको एक और एंगल से देखें, अब अगर आप जरा पीछे की तरफ मूव करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप रिडक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, तो इसमें फर्ज करें एक पॉपुलेशन में टोटल है आपके पास 50 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, उनमें से हर इंडिविजुअल के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है, उस हर सिस्टम में एक एक कुछ ना कुछ ऑर्गन्स हैं, उस हर ऑर्गन में कई कई टिश्यूज हैं, उस हर टिश्यूज में कई कई सेल हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, और उन एटम्स के अंदर सब एटॉमिक लेवल है। तो ये टोटल कितने इंडिविजुअल्स की बात हो रही है? ये बात हो रही है 50 इंडिविजुअल की। यानी अगर आप रिडक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, यानी पॉपुलेशन से पीछे की तरफ जाते हैं, तो एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, अब ये सारे सिस्टम, यानी इस लेवल तक के जितने, यहां तक के जितने लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आप किसमें स्टडी करते हैं? सारे इंडिविजुअल्स में। तो जब एक जगह पर इंडिविजुअल ज्यादा हो जाएं, हर इंडिविजुअल में पिछले सारे लेवल्स मौजूद हों, तो वो वाला लेवल क्या कहलाता है? वो वाला लेवल कहलाएगा हायर लेवल। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल में पिछले सारे लेवल इन्वॉल्व, जितने लेवल पीछे गुजर चुके हैं वो सारे के सारे लेवल 50 के 50 इंडिविजुअल्स में मौजूद हैं। तो इस वजह से हम इसको हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। ये देखें यहां पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये देखिएगा, बिकॉज हियर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज इज इन्वॉल्व, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जबकि यहां तक अभी कोई ग्रुप नहीं आया था। यहां पर क्या बात थी? ये देखिए मैंने अभी आपको बताया यहां कोई ग्रुप नहीं है, यहां तक बात आई है सिंगल इंडिविजुअल की, जबकि यहां पर पॉपुलेशन में हम किसकी बात करते हैं? हम ग्रुप की बात करते हैं। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली एक बहुत हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुमार होता है, ठीक है। अब आइए देखें एक और चीज अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और वो क्या है, क्योंकि हम पॉपुलेशन लेवल पर मूव कर गए हैं, लिहाजा पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल में ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। देखिए इसको समझने से पहले मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, हार्ट का कैरेक्टर क्या होता है? फंक्शनल कैरेक्टर हार्ट का क्या है? हाँ, बीटिंग, पंपिंग ऑफ ब्लड या बीटिंग, ठीक है। फंक्शनल कैरेक्टर स्टमक का क्या है? डाइजेशन। फंक्शनल कैरेक्टर माउथ का क्या है? डाइजेशन प्लस च्यूइंग। फंक्शनल कैरेक्टर लंग्स का क्या है? गैशियस एक्सचेंज। नोज का क्या है? इनहेलेशन, लेकिन असल में जो नोज है वो आपके ऑल्फैक्टरी पर्पस है, मतलब आप सूंघते हैं उसके जरिए। नोज का असल पर्पस सांस लेना नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। नोज का असल पर्पस सांस लेना नहीं है, नोज का असल पर्पस जो है वो सूंघना है, ठीक है। और इवन आपका जो फेफड़े हैं वो भी बगैर डायाफ्राम के, और इंटरकोस्टल मसल्स आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, जो रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के बगैर हमारे लंग्स भी प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर सकते। तो असल में हमारा जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो डायाफ्राम काउंट होना चाहिए। खैर ये जरा दूसरी तरफ बात निकल जाएगी। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर लंग्स का काम है गैशियस एक्सचेंज, अगर डायाफ्राम का काम है ब्रीदिंग, नोज का काम है ऑल्फैक्शन, तो ये सब क्या है? ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जिस तरह हर ऑर्गन का कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, उस तरह पॉपुलेशन के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं। पॉपुलेशन के कैरेक्टर को दूसरे अल्फाज में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ये मैं आपको दिखा देता हूं आपकी बुक में कहां लिखा है, ये देखिए। जी ये बिल्कुल लिखा हुआ है कि दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट, इसके अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, और वो एट्रीब्यूट्स यहां से आगे बताए हुए हैं। यहां से ऑनवर्ड आपको किसी भी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स बताए हुए हैं। फॉर एग्जांपल पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, उसके बाद ये चौथा है, पॉपुलेशन प्रेशर जो है ये पांचवा है। 5 टोटल कैरेक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन के। जैसे हम हार्ट की बीटिंग को स्टडी करते हैं, जैसे हम माउथ की च्यूइंग को स्टडी करते हैं, नोज की ऑल्फैक्शन को स्टडी करते हैं, आईज की आईसाइट को स्टडी करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स को भी हम स्टडी करते हैं। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स में हम देख लेते हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट, सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन का वो कौन सा है, देख लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है जीन फ्रीक्वेंसी।
हाउ जीन फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली एलीलिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच एन एलील इज प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन। कोई एलील किसी पॉपुलेशन में कितना मौजूद है, कितना ज्यादा मौजूद है, कितने नंबर ऑफ एलील्स मौजूद है। एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। बच्चे आप लोगों ने अपने जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ा हुआ कि दो एलील्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और एक होता है रिसेसिव एलील जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स। यहां तक आप मेरे साथ हैं, अब यहां पर आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, ठीक है। एक होता है रिसेसिव एलील और एक होता है डोमिनेंट एलील। और आप लोगों को पता है कि हर इंडिविजुअल में दो एलील्स मौजूद होते हैं, या कैपिटल ए या कैपिटल ए या स्मॉल ए। जी ऐसा ही है। Yes. यहां तक किसी को समझ ना आई हो। हर इंडिविजुअल में किसी भी एक कैरेक्टर के कम से कम दो एलील होते हैं। तो मैं अगर यहां स्टेटमेंट लिखता हूं कि एवरी इंडिविजुअल हैज एट लीस्ट 2 एलील्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। किसी भी एक कैरेक्टर के 2 से कम एलील हो ही नहीं सकते। इस बात को भी नोट कर ले, ये आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में कि किसी भी के एक कैरेक्टर के 2 से कम एलील हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सीड शेप, जो आपने पढ़ा हुआ उसी की एग्जांपल दे रहा हूं। सीड शेप जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके कम से कम 2 एलील हैं, ठीक है। अब देखिए फर्ज करें सीड शेप कौन सी आपने पढ़ी थी, फर्ज करें डोमिनेंट सीड शेप जो आपने पढ़ी हुई है ना वो है राउंड। रिसेसिव जो आपने पढ़ी हुई है वो है रिंकल। और आपको ये भी पता है कि अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट के लिए आप क्या यूज करते हैं, उसी का कैपिटल लेटर यूज करते हैं। ओहो हाँ। और जो रिसेसिव है उसके लिए आप उसी डोमिनेंट का स्मॉल लेटर यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब आइए एक केस आपको देता हूं मैं। सपोज सॉरी ये भी गलत हो गया, ए सॉरी, हाँ जी। सपोज जी बच्चे यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। नंबर एक पॉपुलेशन है आपके पास, उस पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो हैं 500। किन इंडिविजुअल्स की बात हो रही है? प्लांट्स की। आपकी पुरानी एग्जांपल को ही लेके चल रहा हूं। 500 प्लांट्स हैं। ऑल प्लांट्स हैव रिसेसिव, ऑल प्लांट्स हैव रिंकल सीड। तमाम प्लांट्स के पास रिंकल सीड है। तो रिंकल सीड का क्या मतलब है कि उस प्लांट की जीनोटाइप क्या होगी? स्मॉल आर, ऐसा ही है। उस प्लांट में रिंकल कैरेक्टर सिर्फ कब शो हो सकता है? अब आइए जरा मैं आपको इस बात को मजीद खोलते हैं। कैपिटल ए या इसको हम कहते हैं कैपिटल आर, ये कौन सी शेप बनेगी? राउंड। क्यों? राउंड डोमिनेंट है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कौन सी शेप बनेगी? जी ये कौन सी शेप बनेगी? सर ये आर और छोटा, ये ना डोमिनेंट या ना रिसेसिव होगा। ये जो है वो डोमिनेंट ही होगा, क्योंकि जहां एक भी डोमिनेंट एलील आ गया वहां डोमिनेंट कैरेक्टर शो होना। और स्मॉल ए के आने से क्या होगा? रिंकल। अगर पूरी पॉपुलेशन में रिंकल सीड है, इसका मतलब है कौन से एलील हैं उन तमाम प्लांट्स में? उन तमाम प्लांट्स में सिर्फ दोनों के दोनों जो हैं वो स्मॉल आर मौजूद है। मैं स्मॉल आर लिख दूं, दोनों के दोनों स्मॉल आर मौजूद है। मैं अब इस केस को दोबारा बनाता हूं। एक पॉपुलेशन है, 500 इंडिविजुअल है, 500 के 500 में जो सीड शेप है वो रिंकल है। अगर 500 के 500 में सीड शेप रिंकल है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि उन तमाम इंडिविजुअल में जो दोनों एलील हैं उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं।
उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। क्यों? अगर एक एलील भी डोमिनेंट आ गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो जाएगा। अगर एक एलील भी डोमिनेंट आ गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो जाएगा। लेकिन और डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है हमारे पास? राउंड। सारे रिंकल हैं। इसका मतलब है अगर डोमिनेंट कैरेक्टर शो ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सारे के सारे एलील कौन से वाले हैं? रिसेसिव। जी बच्चे, जी आपका कोई क्वेश्चन? यहां तक आप साथ हैं? यहां तक आपको समझ आ रहा है? यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई बात रिपीट करवानी हो जल्दी से बोल दें। अच्छा चलें, हमने क्या कहा? तमाम प्लांट्स के पास रिंकल सीड्स है, मतलब उनके अंदर जो एलील्स हैं वो दोनों रिसेसिव हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसकी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाउ मच एनीथिंग इज रिपीटेड। कोई भी चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है। तो अब जरा स्मॉल आर की जो है वो निकालिएगा, आर फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी? मैं इसका जो है वो आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला है एलील या नंबर ऑफ एलील in a single individual multiplied by whole population। जी अब आइए आर फ्रीक्वेंसी दोबारा निकालते हैं। क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलील्स इन अ सिंगल इंडिविजुअल। कितने एक इंडिविजुअल में टोटल एलील्स? 2। यस सर। Yes. और दोनों स्मॉल आर हैं। और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं? 500. तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? 1000। जीन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का या एलील की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप उन ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर देखें। उन ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर देख के जिस तरह के आपको ट्रेट्स मिलेंगे, जिस तरह के आपको कैरेक्टर मिलेंगे, उस तरह के जीन्स बनाएं और उन जीन्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल से। सो अब आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी आ गई है कि इस पॉपुलेशन में खास किस्म का एलील कितना मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी पॉपुलेशन में जो रिंकल का एलील है उसका नंबर ऑफ एलील टोटल कितना है? 1000 है। दिस इज जीन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमें बड़ी हेल्प करता है। ये हमें यहां पर मैं आपको जो है वो उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये हमें डायरेक्टली हेल्प करता है एवोल्यूशन को समझने में। कैसे? वो सेकेंड ईयर में सही। ये हमें एवोल्यूशन को समझने में डायरेक्टली हेल्प करता है। तो पहला कैरेक्टर हो गया जीन फ्रीक्वेंसी। जी अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर की तरफ। तो दूसरा कैरेक्टर है, जी बेटा ये जीन फ्रीक्वेंसी समझ आ गया आप लोगों को सबको? Yes, sir. हैं? ओके हो गया? अच्छा जी। Yes, तो sir. अब आते हैं अगली बात के ऊपर। अगला कैरेक्टर है जीन फ्लो। जीन फ्लो कहते हैं माइग्रेशन को। ओए 3 मिनट रह गए। जीन फ्लो कहते हैं माइग्रेशन को। माइग्रेशन का क्या मतलब है? माइग्रेशन का मतलब ये है भाई कि उस एक पॉपुलेशन में से कितने जीन निकल के चले गए। फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल जीन्स कितने बने थे? टोटल एलील 1000 टोटल बने थे। आप कहते हैं जनाब 30 इंडिविजुअल्स गॉट माइग्रेटेड। 30 इंडिविजुअल चले गए उधर से। तो अब जीन्स में क्या फर्क आएगा? कितने जीन्स रह गए इस पॉपुलेशन में? 940। 940। इसका मतलब है कि अगर किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल निकल के चले जाते हैं किसी पॉपुलेशन में से, तो उस पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। उस पॉपुलेशन के जीन्स में चेंज आ जाता है, नंबर ऑफ एलील्स में चेंज आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जीन फ्लो है वो क्या है? जीन्स का एग्जिट होना या जीन्स का एंटर होना। फर्ज किया अगर यहाँ पे जो है वो 30 इंडिविजुअल्स ऐड हो जाते हैं। 30 इंडिविजुअल अगर ऐड हो जाते हैं तो ये कितने हो गए? 1060 1060 एलील्स हो जाएंगे उस पॉपुलेशन में। तो ये अब पॉपुलेशन का कैरेक्टर है ना, हमने पॉपुलेशन को स्टडी करना है। तो पॉपुलेशन को स्टडी करने का एक एंगल जीन फ्रीक्वेंसी है, दूसरा एंगल ये है कि कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन से जा रहे हैं और कितने इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन में
आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी पॉपुलेशन में स्टडी किया जाता है और इसके बड़े रिजल्ट निकलते हैं। इस वक्त हम वो चीजें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों का लेवल बहुत जो है वो छोटा लेवल है। इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन, जी इससे क्या समझ आती है एज डिस्ट्रीब्यूशन से? तो बताएगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन से ये समझ आएगी कि उस पॉपुलेशन में बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, यानी चिल्ड्रन कितने हैं और जो ओल्ड एज जो है ऑर्गेनिजम्स वो कितने हैं। कौन सी पॉपुलेशन हेल्दी होती है, जिसमें चिल्ड्रन ज्यादा हो या जिसमें ओल्ड एज ज्यादा हो? चिल्ड्रन। जी, चिल्ड्रन बताओ सर। जिसमें चिल्ड्रन ज्यादा है इसका मतलब है वो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वो पॉपुलेशन खत्म नहीं होने वाली, वो पॉपुलेशन डेक्लाइन की तरफ नहीं जा रही। लेकिन जिसमें ओल्ड एज ज्यादा होंगे वो पॉपुलेशन उसके खत्म हो जाने का खतरा है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेथ रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो एक और एस्पेक्ट है पॉपुलेशन को स्टडी करने का। इसके बाद देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, इससे क्या समझ आता है हमें। चलें ये डिटेल में ये कल जो है इसको अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम हमारा क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया, इसलिए जो है वो मजबूरी है इसको खत्म करना। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट टीम का क्या बनता है, अभी मैं टेस्ट करूंगा उसके बाद देखूंगा।